वीडियो श्रृंखला की इस कड़ी में आज हम आदिम समाजों का अध्ययन क्यों का सेकंड भाग और फर्स्ट भाग में जैसे हमने बताया आदिम समाज क्या है और आदिम समाज की विशेषता क्या है, आदिम समाज हम किस समाज को कहेंगे, ये हमने कुछ देखा था। अब हम यानी मूल बिंदु पर आते हैं, जो हमारा मुख्य जो हेडिंग था कि आदिम समाजों का अध्ययन करना क्यों आवश्यक है। जैसा कि इस पर प्रश्न उठाए जाते हैं कि आदिम समाज वे समाज हैं जो कि समाज की जो मुख्य धारा है उससे बिल्कुल ही अलग थलग हैं और इनका अध्ययन करना यानी हम कह सकते हैं कि निरर्थक ही है। और कई मानव शास्त्रियों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जितना हम इन समाजों में अपना समय, श्रम और धन खर्च करते हैं, उतना यदि हम सभ्य समाजों की विभिन्न समस्याओं को हल करने में लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन कुछ उपयोगिता, कुछ महत्व इसके अध्ययन के में भी हमको देखने को मिलता है और इसके लिए कुछ बिंदुओं में हमने इसको देखा है कि आदिम समाजों का अध्ययन क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहले बिंदु आता है कि सभ्य समाजों को समझना सरल। इसके अंतर्गत यानी अध्ययन क्यों किया जाता है, तो इसमें एक पहला तर्क ये दिया जाता है कि इन समाजों के अध्ययन से हमें सभ्य समाजों को समझना सरल होता है, इसलिए हम इन समाजों का अध्ययन करते हैं। आदिम समाजों का अध्ययन हमें अपने आप को अधिक उत्तमता के साथ समझने में भी सहायता पहुंचाता है, ऐसा मानव शास्त्रियों का मानना है। इन समाजों के अध्ययन द्वारा हम आधुनिक और जटिल समाजों एवं सभ्य समाजों को अधिक सरलता के साथ समझ सकते हैं। यदि हमें मानव समाज का अध्ययन करना है, उसे समझना है, तो यह आवश्यक होगा कि हम सभी प्रकार के मानव समाजों का अध्ययन करें और ऐसी स्थिति में आदिम समाजों का अध्ययन करना अत्यंत ही आवश्यक होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है, मानव शास्त्रियों का ऐसा कहना है कि जब तक हम इन समाजों को नहीं समझेंगे, जब तक हम सभ्य या आधुनिक समाजों को नहीं समझ सकते। आदिम समाजों का उनकी सरल प्रकृति के कारण हम कह सकते हैं कि उसका सुगमता से अध्ययन किया जा सकता है। इन समाजों की सरलता, उनकी सीमित जनसंख्या, प्रजाति और सांस्कृतिक एकरूपता, उनकी सरल प्रौद्योगिकी, उनके समाज में कम जटिलता और हम कह सकते हैं अंतःक्रिया और अंतः संचार की धीमी गति या कह सकते हैं कि गतिशीलता की कमी एवं परिस्थिति की महत्ता के कारण जो हम देखते हैं उन समाजों को बहुत ही सरल हैं, तो उनका अध्ययन करना बहुत ही आसान है। ऐसे समाजों के अध्ययनों से जो प्राप्त ज्ञान है उसके आधार पर हम आधुनिक जटिल समाजों को बड़ी सरलता के साथ समझ सकते हैं। और आज के हम कह सकते हैं कि सभ्य समाजों का इन आदिम समाजों के अध्ययन के आधार पर विश्लेषण कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सरलता से जटिलता की ओर बढ़ना एक अच्छी अध्ययन पद्धति है और आदिम समाजों के अध्ययन से जटिल समाजों के अध्ययनों की ओर बढ़ना हम कह सकते हैं कि पद्धति शास्त्रीय दृष्टिकोण से अधिक सही है। आदिम समाजों के अध्ययनों में वर्तमान समय की अनेक सामाजिक समस्याओं को हम सुलझा सकते हैं, क्योंकि देखिए
जब हम सरलता से जटिलता की ओर जाते हैं तो हम धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार से पहली कक्षा में जब हम पढ़ते हैं तो गिनतियों को पढ़ना सीखते हैं, शुरू से पहाड़ों को पढ़ना सीखते हैं और फिर उसके आगे आगे धीरे धीरे हम बढ़ते जाते हैं और गणित के नए नए सूत्रों के माध्यम से हम बड़े बड़े जटिल समाजों को हल कर लेते हैं। तो यहाँ भी वही थ्योरी काम करती है कि इन सभ्य समाजों को समझने के लिए हमें आवश्यक होगा कि हम इन पहले सरल समाजों को समझें और सरल समाजों को समझने के बाद हम अपने सभ्य या जटिल समाजों की ओर अग्रसर हों। दूसरी आवश्यकता ये महसूस हुई इनके अध्ययन में कि इससे सामाजिक विकास में ये कह सकते हैं इनका अध्ययन सहायक होता है। सामाजिक विकास में इनका अध्ययन सहायक होता है, ऐसा भी माना जाता है, इसलिए इनका अध्ययन करना आवश्यक है। मानव शास्त्रियों की धारणा है कि सन 1859 में डार्विन ने अपना उद्विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया और उस सिद्धांत के प्रतिपादित होने के बाद या होने के कारण बहुत से मानव शास्त्रियों ने यानी ये कहा कि ये उद्विकास की जो प्रक्रिया है केवल मानव शरीर के अंतर्गत ही नहीं होती, यह मानव समाज के अंतर्गत ही वही हमको देखने को मिलती है। जिस प्रकार से शरीर की उद्विकास के माध्यम से विकास होता है, सरलता से जटिलता की ओर विकास होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे समाज का जो विकास हुआ है वो भी सरलता से जटिलता की ओर हुआ है। चाहे वो परिवार को ले लें, चाहे हम विवाह को ले लें या अन्य किसी संस्थाओं को ले लें, प्रारंभिक काल में इनका स्वरूप जो होता था सरल प्रकृति का होता था, लेकिन धीरे धीरे ये जटिलता की ओर बढ़ते गए। चाहे हमारी अर्थव्यवस्था है, चाहे वो न्याय व्यवस्था है, चाहे हमारा धर्म है, हम किसी को भी ले लें, ये सरलता से जटिलता की ओर अग्रसर होते हुए विकसित हुए हैं। तो यहाँ एक हम कह सकते हैं कि इनका अध्ययन करने की आवश्यकता इस तरीके से भी महसूस हुई कि ये जो समाज हैं वो सरल हैं और इन समाजों के अध्ययन करने के कारण हम अपने समाजों को या हम कह सकते हैं कि उद्विकास की जो सिद्धांत जो डार्विन ने दिया था उसको हमको समाज पर लागू करना था, समाज को भी हमको उसी दृष्टि से देखना था। तो इन समाजों का अध्ययन करना वहाँ आवश्यक हो गया। तीसरा कारण या तीसरी आवश्यकता में हम देखते हैं कि अज्ञात के प्रति जिज्ञासा का होना। जैसा कि मानव प्रकृति है कि वह एक जिज्ञासु प्राणी है और उसकी अज्ञात के प्रति जिज्ञासा की भावना रहती है। जैसा कि हम जानते हैं कि अद्भुत और अपरिचित उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की हर व्यक्ति की इच्छा रहती है। तो मानव शास्त्रियों को आदिम समाजों के अध्ययन की ओर प्रेरित करने के लिए इन समाजों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि ये समाज ऐसे समाज थे जो बिल्कुल ही यानी मानव शास्त्रियों के लिए अज्ञात थे। इसके बारे में वो जानते नहीं थे, बिल्कुल परिचित नहीं थे, इनके लिए अद्भुत थे। तो जब उनको इस प्रकार के समाज दिखे जो अद्भुत थे, अपरिचित थे, तो अपरिचित के प्रति जो मानव की जो जानने की जो इच्छा होती है, उस जानने की इच्छा ने इन आदिम समाजों को का अध्ययन करने में मानव शास्त्रियों को हम कह सकते हैं आगे बढ़ाया या उनकी इच्छा को जागृत किया। तो एक यह भी यहाँ इन समाजों के अध्ययन का कारण रहा है कि अज्ञात के प्रति जिज्ञासा जो व्यक्ति की होती है उसको शांत करने के लिए इन समाजों का अध्ययन मानव शास्त्रियों ने प्रारंभ किया। अगले बिंदु के रूप में हम देखते हैं कि तटस्थ अध्ययन संभव। तटस्थ अध्ययन संभव से यहाँ तात्पर्य ये है कि एक व्यक्ति या एक अनुसंधानकर्ता वही तटस्थ रह सकता है जिससे वह संबंधित नहीं है।
यानी व्यक्ति का जो पक्षपात है, उसकी जो वस्तुनिष्ठा का जो ह्रास होता है वह वहीं होता है अपने समाज के अंतर्गत, अपने संबंधियों के अंतर्गत, अपनी जाति में, अपने धर्म में। लेकिन जहाँ कोई अज्ञात व्यक्ति है जिसके बारे में हमारा कोई संबंध नहीं है, जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो उस वस्तु का, उस समाज का, उस समस्या का हम कह सकते हैं कि अनुसंधानकर्ता जब अध्ययन करता है तो बिल्कुल ही निष्पक्ष होकर करता है। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि आदिम समाजों में वैज्ञानिक तटस्थता के साथ अवलोकन करना बड़ा ही संभव है। अपने से भिन्न संस्कृति वाले लोगों की ओर हमारा जो ध्यान है वो सहज ही आकर्षित हो जाता है और उनके जीवन का भिन्न तरीका शीघ्र ही अवलोकनकर्ता को ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। वे अपने अध्ययनों में उन समाजों के प्रति अधिक वस्तुनिष्ठ हो पाते हैं। वहाँ सामाजिक मानवशास्त्री एक वैज्ञानिक के रूप में तथ्यों को सुगमता से एकत्र करता है और उनका विश्लेषण करता है और एक निष्कर्ष पर पहुंचता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उन समाजों से अध्ययनकर्ता का, अवलोकनकर्ता का कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं है, और जहाँ कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं है तो पूरा तरह तटस्थ रहकर, वस्तुनिष्ठ रहकर, वैश्विक रहकर उन समाजों का अध्ययन करता है। तो ये भी एक कारण रहा कि बाकी सभ्य समाजों की जब बात आती है तो वहाँ अवलोकनकर्ता या अध्ययनकर्ता कहीं न कहीं उसके दिमाग में उसके प्रति पूर्वाग्रह जो होते हैं, वो पूर्वाग्रह इन समाजों के प्रति नहीं होते, और इन समाजों के प्रति जब पूर्वाग्रह नहीं होते तो इन समाजों को हम अच्छी तरह समझ सकते हैं, सटीक कह सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अगले बिंदु के रूप में हम देखते हैं कि एक कारण यह भी था कि इन समाजों का अध्ययन या तो अभी शीघ्र कर लिया जाए या फिर वो कभी संभव नहीं है। इसका तात्पर्य ये है कि ये जो समाज हैं वो बहुत ही तेजी से परिवर्तित हो रहे हैं, इनमें तेज गति से परिवर्तन हो रहा है, और तेज गति से परिवर्तन होने के कारण या तो इन समाजों का अध्ययन हम अभी कर लें, और अभी यदि हम इन समाजों का अध्ययन नहीं करते तो हम इन समाजों का अध्ययन कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक ये बदल जाएंगे इनमें परिवर्तन हो जाएगा, और ये भी हमारे सभ्य समाजों के तरह या सभ्य समाजों की नज़दीक अपने समाजों को ले आएंगे। तो जो वर्तमान में इनकी जो स्थिति है, वर्तमान में जो इनकी अवस्था है, वो अवस्था हमको कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। जैसा कि हम कहते हैं कि आदिम समाजों के अध्ययन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि क्या होता है कि संस्कृति संपर्क के परिणाम स्वरूप इनमें परिवर्तन आता है, बदलाव आता है। जब एक संस्कृति दूसरी संस्कृति की ओर अग्रसर होती है, एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के नज़दीक आती है, तो वो दोनों संस्कृति यानी में परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, और इस बदलाव के कारण उनका जो मूल स्वरूप है वो कह सकते हैं कि मूल स्वरूप खो जाता है। इन समाजों के अध्ययन पर इस दृष्टि से भी जोर दिया गया कि समाज बहुत ही तेजी के साथ परिवर्तित हो रहे हैं, और इनका अध्ययन शीघ्र यदि नहीं किया गया तो इसका हम फिर कभी भी अध्ययन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समाज सभ्य समाजों के साथ सांस्कृतिक संपर्क के कारण बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। यह भी यानी सभ्य समाज की संस्कृति को ग्रहण कर रहे हैं। सभ्य समाज की संस्कृति के अनुरूप आज हम इनमें यानी विवाह, हम कह सकते हैं रीति रिवाज और प्रथाओं परंपराओं को ये अपनाने लगे हैं। तो एक कारण ये कि ये भी था कि इन समाजों का अध्ययन शीघ्र कर लिया जाए, नहीं तो इनका मूल स्वरूप को हम कभी भी नहीं समझ सकते। तो ये भी एक कारण इनका अध्ययन करने का रहा है। अगले बिंदु के रूप में ये कहा जा सकता है कि पहले सरल
फिर जटिल का अध्ययन। एक ये भी है कि सभ्य समाजों का जब हम अध्ययन करें तो सभ्य समाज जो हैं आज बड़ी जटिल प्रकृति के समाज हैं, उनको समझने में बड़ी कठिनाई होती है। उन सामाजिक घटनाओं को समझना बड़ा ही दुष्कर कार्य है, क्योंकि हर एक घटना अनेक कारणों से ग्रसित होती है, अनेक कारणों के कारण होती है। तो वहाँ यानी किस कारण का कितना प्रभाव रहा है, ये सब देखना बड़ा दुष्कर कार्य है। तो यहाँ मानव शास्त्रियों का ऐसा मानना था, उनकी ऐसी सोच थी कि पहले हम सरल समाजों को समझें और सरल समाजों को समझते समझते फिर हम जटिल समाज की ओर अग्रसर हों। क्योंकि जब तक हम सरल को नहीं समझेंगे तब तक हम जटिल समाजों का अध्ययन नहीं कर सकते। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, एक पहली या दूसरी क्लास के बच्चे को हम यानी गुणनखंड या समीकरण हल करने के लिए दे दिए जाएं तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनके लिए बड़े जटिल हैं। इससे पहले उनको क्या पढ़ना है, इससे पहले उनको गिनती और पहाड़ों का अध्ययन करना है, गिनती को सीखना है, जोड़ भाग गुणा या बाकी इनको सीखना है, और उसके बाद में जो जटिल हमारे गुणनखंड और समीकरण हैं उनको हल करना है। तो ये एक हमारी हम कह सकते हैं कि एक वैज्ञानिक पद्धति है अध्ययन करने की, सरलता से जटिलता की ओर अग्रसर होने की। तो इस बिंदु को मद्देनजर रखते हुए भी मानव शास्त्रियों ने के दिमाग में ये आया कि पहले सरल समाजों को अध्ययन किया जाए, पहले सरल समाजों को समझा जाए, उसके बाद जटिल समाजों को हम अच्छी तरह समझ सकेंगे। एक कारण हमारे सामने यह भी आता है कि हम उसको कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक संयोग भी इन समाजों का अध्ययन करने में रहा है। ऐतिहासिक संयोग में हम यह बता सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई। कच्चे माल तथा अपने कारखानों में बनी वस्तुओं के लिए बाजार की खोज होने लगी, और इसके लिए यूरोप के व्यापारी विश्व के विभिन्न भागों में जाने लगे। वे अफ्रीका तथा एशिया आदि देशों में गए। व्यापारिक गतिविधियों के साथ साथ उनकी राजनीतिक और धार्मिक गतिविधियां भी बढ़ गईं, और इसके साथ साथ ईसाई मिशनरी भी अपने धर्म प्रचार के लिए इधर उधर जाने लगे। वो भी विभिन्न देशों में अपने धर्म प्रचार के लिए आगे निकले। इन सब लोगों को अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए इनको ऐसा लगा कि जब तक हम आदिम लोगों के जीवन के तौर तरीकों को या संबंधों को नहीं सीखेंगे, जब तक हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं होंगे। तो इन व्यापारी और मिशनरियों के द्वारा भी यानी इन आदिम समाज या सरल समाजों को समझने की होड़ सी एक लगी कि जिसके माध्यम से ये अपने अपने उद्देश्य में सफल हो जाएं। और आज उसका एक परिणाम भी हमारे सामने को देखने को मिलता है कि ईसाई मिशनरियाँ ज़्यादातर वहाँ कारगर रहीं जहाँ आदिम समाज रहते थे या आदिम लोग रहते थे, जनजातीय समाज रहते थे, और उन जनजातीय समाजों में इन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया। और प्रचार प्रसार के साथ साथ हमें बहुत सारे धर्मांतरण के भी उदाहरण हमारे सामने देखने को मिले। तो ये भी कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक संयोग था जिसके कारण भी इन समाजों का अध्ययन प्रारंभ हुआ या अध्ययन किया गया। और अंत में एक कारण यह भी आता है कि आदिम समाजों के अध्ययन का तात्विक या आंतरिक मूल्य हम कह सकते हैं कि इन समाजों के अध्ययन में, जैसा कि मानव शास्त्रियों का मानना है, उनकी जो धारणा है, तो हम कह सकते हैं कि इन समाजों का अध्ययन अपने आप में रुचिपूर्ण इसलिए भी रहा कि ये समाज वर्तमान सभ्य समाजों के अतीत की कहानी बताते हैं। मानव शास्त्री मानते हैं कि हमारे बीते हुए मानव जीवन का एक चित्र प्रस्तुत करते हैं। यानी हम अपने अतीत को जब देखना चाहें, हम अपने अतीत के दर्शन करें, तो उनका मानना है कि हम आदिम समाजों का जो सरल समाज हैं उनके दर्शन कर लें तो हमको अपने अतीत का आज भी दर्शन हो जाएगा। ऐसी उनकी मान्यता है।
वे कहते हैं हमारे बीते हुए मानव जीवन का चित्र प्रस्तुत करते हैं। अपने प्रारंभिक जीवन का सही रूप इन्हीं समाजों में देखने को मिलता है। तो एक कारण ये भी है कि हर व्यक्ति में अपना अतीत को खोजने के लिए या अतीत को देखना, अतीत को खोजना बड़ा रुचिकर विषय होता है। तो अपने अतीत को खोजना या अतीत में झांकना, अतीत को देखना, जब इनकी धारणा इस प्रकार की हुई मानव शास्त्रियों की कि ये समाज जो हैं वो हमारी अतीत हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो आज हमारा वर्तमान समाज है, हम भी कभी इस अवस्था से होकर गुजरे हैं। तो इस अवस्था से होकर गुजरे हैं, तो हम अपने बारे में अपने अतीत को वहाँ देखते हैं। तो इसके कारण भी इन आदिम समाजों का अध्ययन करने का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी देखने को मिलता है। तो इससे हमारा ये टॉपिक कि आदिम समाजों का अध्ययन क्यों किया जाता है, यह हमने आदिम समाज को देखा, आदिम समाज के अर्थों को देखा, आदिम समाज की परिभाषाओं को देखा, आदिम समाज की विशेषताओं को देखा, जिससे आदिम समाज क्लियर हुआ, स्पष्ट हुआ कि आदिम समाज क्या हैं। और फिर हमने किन की अध्ययन की आवश्यकता क्या है वो बिंदु देखे। तो ये हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। हाँ, एक बात मैं और करना चाहूँगा कि आज जिन आदिम समाजों की हम बात कर रहे हैं, आज वे समाज बहुत विकसित समाज की श्रेणी में भी हैं। यानी आज इन समाजों के जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, वो बहुत सारे राजनेता, बहुत सारे प्रशासक, बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी भी बन चुके हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो परिवर्तन का दौर है, परिवर्तन का जो नियम है, उसमें ये समाज प्रभावित हो रहे हैं और अपने आप में परिवर्तन भी कर रहे हैं। ये भी आज हम ये कह सकते हैं कि इस समाज की विकास की जो मुख्य धारा है उसमें प्रभावित होने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें कुछ लोग सफल भी रहे। धन्यवाद।